सुष्मिता के कमरे में टेंशन भरी खामोशी छाई हुई थी। राजू सुष्मिता के टेबल के सामने बैठा हुआ था। उसने हल्के से अपनी नजर उठाकर सुष्मिता की तरफ देखा। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सुष्मिता ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर राजू से कहा, राजू तुम्हारी प्रमोशन हो गई है। आज से तुम अपनी ओरिजिनल डॉक्टर की पोस्ट संभाल सकते हो। थैंक यू मैडम, राजू ने धीमी आवाज में कहा। वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा था। तभी सुष्मिता ने कहा, और हाँ, तुम्हें उस लड़की के वार्ड में जाने की जरूरत नहीं है। राजू ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैडम प्लीज, मेरी बात का बुरा मत मानिए, लेकिन आपने मेरा डिमोशन इसीलिए किया था क्योंकि मेरे ऊपर राकेश के रिसर्च पेपर चोरी करने का इल्जाम था। क्या वो इल्जाम हट गया है? सुष्मिता चुप थी। उसने राजू की तरफ गौर से देखा और कहा, तुम नहीं समझते, वो लड़की सही नहीं है। शिफाली को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। हमारा पुराना, यह कहकर सुष्मिता रुक गई। सुष्मिता की ये बात से अब राजू को पक्का यकीन हो गया था कि उनका पुराना ताल्लुक जरूर था। तभी सुष्मिता ने कहा, तुम तुम ये सब छोड़ो। शिफाली तुम्हारे लिए ठीक इंसान नहीं है। उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। सुष्मिता ने राजू की तरफ देखा। वो उसकी बातों से कन्विंस नहीं लग रहा था। मैडम, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ऊपर से वो इल्जाम। सुष्मिता ने राजू की बात बीच में काटते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे हो राजू। मुझे तुम्हें प्रमोट करना पड़ रहा है। डॉक्टर की ड्यूटी करते हुए तुम्हें शिफाली की ड्यूटी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजू को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। उसे पता चल गया था कि उसे प्रमोट सिर्फ और सिर्फ शिफाली से दूर रहने के लिए किया गया था। इस प्रोफेशन में कोई भी डॉक्टर या नर्स अपने पेशेंट से इस तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था। उसके लिए सब बराबर थे। लेकिन यहां पर कुछ पर्सनल चक्कर था। इसके लिए राजू ने मजबूर होकर सुष्मिता से पूछ लिया, आई एम सॉरी मैडम, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कोई इशू है आप दोनों के बीच में? आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे साथ तो उन्होंने कभी गलत बिहेव नहीं किया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगता है उसका तुम पर बहुत असर तो हुआ है, वरना जो तुमने कल हॉस्पिटल में किया, इससे पहले कभी नहीं किया था। एम आई राइट? उनकी ऐसी बात समझने में मुझे कोई गलत बात नहीं लगी। राजू ने हैरान होकर कहा, वो इसीलिए क्योंकि वो खुद ऐसा काम करके बैठी है। उसने अपने होने वाले मंगेतर का खून किया है। ये सुनते ही राजू के होश उड़ गए। क्या मिस शिफाली ने ऐसा किया है? राजू ने शौक भरी आवाज में पूछा। हाँ, उसके ऊपर इल्जाम है कि उसके मंगेतर को उसने जहर देकर मारा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ही चालाक औरत है। ये सुनकर राजू के होश उड़ गए। इससे पहले कि राजू कुछ और कह पाता, तभी राजू का फोन बज उठा। राजू ने अपना मोबाइल फोन निकाला और हिचकिचाते हुए डायरेक्टर सुष्मिता की तरफ देखा। सुष्मिता ने कहा, इट्स ओके, तुम फोन रिसीव कर सकते हो। सॉरी मैडम, ये कहकर राजू चेयर से उठा और एक कोने में जाकर उसने कॉल रिसीव की। ये कॉल किसी अननोन नंबर से आई थी। जैसे ही राजू ने कॉल रिसीव की, दूसरी तरफ से एक अजीब सी भारी आवाज आई। राजू, अगर तुम्हें अपनी माँ की सलामती चाहिए तो उल्लासनगर में जो कंस्ट्रक्शन साइट है, उसकी तीसरी वाली बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर आ जाओ। ये कहकर उस आदमी ने फोन काट दिया। राजू एकदम से सकपका गया। किसी ने उसकी माँ को किडनैप कर लिया था। राजू ने जल्दी से फोन को रीडायल किया। दूसरी तरफ से एक अलग आवाज आई, दोबारा फोन मत लगाना, अगर दोबारा फोन लगाओगे तो तुम्हारी माँ जान से जाएगी। ये कहकर उस किडनैपर ने फोन काट दिया। इस बार राजू बुरी तरह से घबरा गया था। वो इस कॉल को कोई प्रैंक कॉल नहीं समझ सकता था। तभी राजू ने अपने मन में उस अंगूठी से पूछा, जल्दी बताओ मेरी माँ कहाँ पर है और क्या हुआ है उसे? ये आदमी कौन था जिसने मुझे कॉल की? लेकिन अंगूठी से कोई जवाब नहीं आ रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी अंगूठी शांत थी। राजू अब बहुत डर गया क्योंकि उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। सुष्मिता की नजर राजू पर थी। उसे टेंशन और पसीने में तरबतर देखकर उसने पूछा, क्या हुआ राजू, कोई प्रॉब्लम है क्या? राजू ने झट से सुष्मिता की तरफ देखा और कहा, अब नहीं, कुछ नहीं मैडम, मैं अभी आया। ये कहकर राजू सुष्मिता की केबिन से तेजी से निकल गया। लेकिन सुष्मिता समझ गई थी कि राजू कोई ना कोई प्रॉब्लम में जरूर था। राजू पागलों की तरह हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स से भागता हुआ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, हो ना हो उसकी माँ का अपहरण सिर्फ राकेश ने ही करवाया होगा। सिर्फ वही है जो राजू के खून का प्यासा था। ऊपर से राजू की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ थी। ये बात राकेश अच्छे तरीके से जानता था क्योंकि राजू ने राकेश को इतनी बुरी तरीके से अपनी माँ की वजह से मारा था। वो अपनी माँ का अपमान नहीं सहन कर सकता था। राजू पागलों की तरह राकेश को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। कौन था जो उसे राकेश के बारे में बता सकता था? वो तान्या थी। जैसे ही
यह ख्याल राजू के दिमाग में आया। वो झट से तानिया को ढूंढते हुए वार्ड्स की तरफ गया। तानिया एक वार्ड में एक पेशेंट को चेक कर रही थी। राजू पीछे साइड में खड़ा हो गया। तानिया ने अपना काम खत्म करते ही जैसे ही टर्न किया, वो राजू को देखकर थोड़ा हैरान हो गई। राजू ने धीमी आवाज में दांत पीसते हुए तानिया से जाकर कहा, मेरे साथ साइड में आओ, कुछ बात करनी है। तानिया राजू को एकदम से वहां देखकर सकपका गई थी। क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? तानिया ने चढ़ते हुए कहा। राजू बहुत गुस्से में था। उसने तानिया से कहा, मैंने कहा ना मेरे साथ आओ, इंपॉर्टेंट बात करनी है। तानिया राजू के सामने से आगे जाने वाली थी, तभी राजू ने उसे रोकते हुए तानिया का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती खींचता हुआ एक साइड में ले गया। वहां पर पड़े पेशेंट भी देखकर थोड़ा हैरान हो गए। तानिया ने कहा, राजू ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लेकिन राजू ने कोई जवाब नहीं दिया और तानिया को सीधा वॉशरूम की तरफ ले गया और फिर अंदर ले जाकर उसने कहा, राकेश कहाँ पर है, सच सच बताओ। तानिया ने बड़ी बेबाकी से कहा, राकेश मुझे क्या पता कहाँ है, जाकर खुद ढूंढो। इतना कहना ही था कि राजू ने झट से तानिया का गला पकड़ लिया और उसका गला घोटने लगा। तानिया की सांसें रुकने लगी और वो अपनी फंसी हुई आवाज से बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो राजू, पागल हो गए हो क्या? राजू ने गुस्से में तानिया का गला पकड़कर सीधे उसे हवा में उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे तानिया की दम घुटकर मौत हो जाएगी। कुछ दिन पहले वो ऐसी लड़की थी जिसके साथ राजू अपनी सारी जिंदगी बिताने की सोच रहा था और अब उसकी जान लेने के लिए तैयार था। तानिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था, आंखें बाहर आने लगी थी। अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला और डायरेक्टर सुष्मिता अंदर आ गई। राजू को देखकर वो जोर से चिल्लाई, राजू ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? लीव हर राइट नाउ। सुष्मिता के कहने पर राजू ने तानिया को छोड़ दिया, लेकिन गुर्राते हुए उसने तानिया से पूछा, जल्दी बताओ राकेश कहाँ है, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। तानिया सांस भी नहीं ले पा रही थी। बोलना तो बहुत दूर की बात थी, उसकी सांसें फूली हुई थी। राकेश, तुम राकेश को क्यों ढूंढ रहे हो? राजू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस तान्या को गुस्से से देख रहा था। तभी सुष्मिता ने फिर से पूछा, अरे राजू बात क्या हो गई, बताओगे? वो फोन किसका आया था? इसे बोलिए राकेश कहाँ है, मुझे बता दे। क्या तुम सच में पागल हो राजू? तुम्हें हुआ क्या है? क्यों बात बात पर मरने मारने पर उतर आते हो? सुष्मिता ने गुस्से में कहा। राजू को एक पल के लिए खुद पर शक हुआ। सच में उसे क्या हो जाता है? क्या वो हो रहा था उसके साथ? वो तो बहुत ही ज्यादा शांत मिजाज का लड़का था। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी। शायद डायरेक्टर सुष्मिता की बात में दम था। राजू चकराने लगा था। मेरी माँ, मेरी माँ। राजू के मुंह से बस यही निकल रहा था। फिर तान्या और सुष्मिता ने साथ में कहा, तुम्हारी माँ क्या? लेकिन राजू ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और किडनैपर के बताए हुए पते पर जाने के लिए वहां से निकल गया। राजू की इस बात को देखकर सुष्मिता हैरान थी। वो भी उसके पीछे वॉशरूम से निकल गई। राजू क्या बात है, मुझे बताओ, प्लीज ऐसे मत करो। राजू भागते भागते रुक गया और उसने पलटकर सुष्मिता की तरफ देखा। राजू की आंखों में आंसू के साथ साथ डर साफ दिखाई दे रहा था। मैडम, मेरी माँ को किसी ने अगवा कर लिया है, राजू ने कांपती हुई आवाज में कहा। यह सुनकर सुष्मिता शॉक थी। क्या? कहां पर है तुम्हारी माँ? मुझे कुछ नहीं पता, शायद किसी बिल्डिंग में। ये कहकर वो पलटकर फिर से जाने लगा। लेकिन फिर राजू अचानक से रुका और उसने मुड़कर सुष्मिता से कहा, मैडम मुझे एक कार चाहिए, मुझे जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है, वरना वो मेरी माँ को मार डालेंगे। ऐसे कैसे मार देंगे? सुष्मिता ने कहा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में चलती हूँ। इस समय सुष्मिता राजू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल नजर आ रहा था। शायद वो इतना भी खराब इंसान नहीं था जितना इन 2 दिनों में वो नजर आ रहा था। सुष्मिता राजू को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आई और अपने कार के पास जाकर उसने राजू को कार की चाबी दी। क्या तुम्हें कार चलाना आती है? नहीं, लेकिन मैं चला लूंगा। सुष्मिता कंफ्यूज होकर राजू को देखने लगी। राजू ने सुष्मिता के हाथ से चाबी ली और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी अचानक से अंगूठी ने राजू के माइंड में ड्राइविंग करने का सारा तरीका एक्सप्लेन कर दिया। राजू अंगूठी के इस तरह की हरकतों पर हैरान था। जब उसने अपनी माँ के बारे में पूछा तो कुछ जवाब नहीं दिया और अब उसे ड्राइविंग लेसन दे रही थी। गुस्से में राजू ने कार स्टार्ट की और बिना सुष्मिता की तरफ देखे हुए कहा, मैडम प्लीज सीट बेल्ट बांध लीजिए। जैसे ही सुष्मिता ने सीट बेल्ट बांधी, राजू ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सुष्मिता की जान गले में आकर अटक गई थी। राजू बिजी ट्रैफिक के बीच में से गाड़ी इस तरह निकाल रहा था, ये देखकर सुष्मिता को यकीन नहीं हो रहा था। प्लीज राजू थोड़ा धीरे, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन राजू को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही आसानी से गाड़ियों के बीच में से कट निकाल कर अपना रास्ता बना रहा हो। गाड़ी चलाते हुए राजू को ध्यान में आया कि वो इतना भी बेसहारा नहीं है। उसके सर पर चौधरी साहब का हाथ था। ये ख्याल आते ही राजू ने झट से अपना फोन पॉकेट से निकाला और शिवा को फोन लगाया।
कार चलाते हुए राजू को यह सब करता देखकर सुष्मिता घबरा गई। ये क्या कर रहे हो राजू, सड़क पर ध्यान दो। लेकिन तभी शिवा ने दूसरी तरफ फोन उठा लिया। हाँ राजू बोलो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, मेरी माँ को किसी ने किडनैप कर लिया है। आप इस वक्त कहाँ पर हो? शिवा ने अपनी उसी फ्लैट टोन में राजू से सवाल किया। राजू ने अपना पता बताया कि वो कहाँ से गुजर रहा है। तुम अभी कहाँ जा रहे हो? शिवा ने राजू से पूछा। राजू ने उस बिल्डिंग का पता बताया जहां पर उसकी माँ को किडनैपर्स ने पकड़कर रखा हुआ था। शिवा ने कहा, घबराओ मत, वहां पर जाओ, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं करेगा। ये आप कैसे जानते हैं? राजू ने कहा। शिवा ने कहा, क्योंकि अगर इस किडनैपर ने कुछ करना होता तो तुम्हें फोन नहीं करता। तुम जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। तुम अगर देर करोगे तो वार्निंग के तौर पर वो तुम्हारी माँ को चोट पहुंचा सकता है। ऐसा लग रहा था जैसे शिवा को इन सब कामों का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। राजू ने फोन काटा और अपनी कार की स्पीड फिर से और ज्यादा बढ़ा दी। जहां एक तरफ राजू बेतहाशा गाड़ी चलाकर उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ बढ़ रहा था जहां पर राकेश ने या फिर उस किडनैपर ने उसकी मां को रखा था, वहीं दूसरी तरफ उस बिल्डिंग में राजू की मां की आंखों से पट्टी हटाई गई। जानकी ने देखा कि उसके सामने 10-12 लोग खड़े थे और थोड़ी दूरी पर राकेश व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। वो ये देखकर हैरान हो गई। राकेश किसी आदमी से बात कर रहा था जो उन गुंडों का सरदार लग रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया दनियाल साहब, राकेश ने उस आदमी से कहा। दनियाल का ध्यान राकेश पर नहीं, जानकी पर था। वो उसे कुछ अलग ही नजरों से देख रहा था। उसने राकेश की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई बात नहीं राकेश साहब, आपका काम हो जाने के बाद बस मेरा ख्याल रखिएगा। राकेश ने जानकी की तरफ देखा। उन दोनों की आपस में क्या सेटिंग चल रही थी ये तो जानकी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना पता था कि वो लोग राजू को वहां जरूर बुलाने वाले थे। जानकी ने कहा, तुम लोग जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, ये सब गैर कानूनी है। राकेश ने गुस्से में जानकी की तरफ देखा और फिर कहा, सीरियसली? कुछ देर और, राजू के आने के बाद सबको पता चल ही जाएगा कि मेरे और दनियाल के बीच में क्या सेटिंग हुई है। जानकी ने चीखते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों राजू के पीछे पड़े हो? राकेश ने हंसते हुए कहा, मुझे राजू चाहिए और दनियाल को तुम चाहिए। ये सुनकर जानकी के होश उड़ गए। उसने दनियाल की तरफ देखा। दनियाल एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो बड़ी ही गंदी नजरों से जानकी को देख रहा था। दनियाल ने मुस्कुराते हुए जानकी से कहा, मेरे कुछ अपने शौक हैं, जवान लड़कियां मुझे पसंद नहीं है। राकेश को मैंने हेल्प की और मुझे मेरा गिफ्ट मिल गया। ये कहता हुआ दनियाल धीरे धीरे जानकी की तरफ बढ़ने लगा। जानकी उस आदमी की बात सुनकर हैरान थी, उसकी बात सुनकर कांप रही थी। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, खबरदार जो ऐसी हरकत की, तुम मेरे बेटे को नहीं जानते। वो जानकी की बात सुनकर सभी हंसने लगे। दनियाल ने कहा, तुम्हारे बेटे ने राकेश साहब की ऐसी हालत की है ना, आने दो। उसकी हालत इससे बेकार नहीं की तो मेरा नाम भी दनियाल नहीं। मैं भी देखता हूं कितना दम है तुम्हारे बेटे के अंदर, आने दो उसे। ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ राजू उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच चुका था। उसने नीचे गाड़ी रोकी और फिर सुष्मिता से कहा, मैडम आप वापस चले जाइए। राजू सुष्मिता को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसने उसकी इतनी हेल्प की थी और साथ में वहां किडनैपर के साथ ना जाने कितने लोग होंगे। क्या मैं पुलिस को बुला लूं? सुष्मिता ने हेल्प करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, मेरी माँ को खतरा हो सकता है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी हुई कि मैंने पुलिस का सहारा लिया है तो वो मेरी माँ के साथ कुछ भी कर सकते हैं। सिचुएशन की नजाकत को देखते हुए सुष्मिता राजू की बात मान गई और वो वहां से अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल की तरफ चली गई। सुष्मिता ने राजू को वादा तो किया था कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन वो पूरे रास्ते यही सोचती रही कि क्या उसने सही किया है या नहीं। वहां सुष्मिता के जाने के बाद राजू घबराया हुआ था। वो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद शिवा उससे पहले पहुंच गया होगा, लेकिन वहां पर शिवा का कोई पता नहीं था। राजू के पास वक्त बहुत कम था और वो और इंतजार नहीं कर सकता था। किडनैपर्स उसका इंतजार कर रहे थे। पता नहीं क्या डील करने वाले थे वो लोग उसके साथ। राजू ने हिम्मत जुटाकर घबराते हुए उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखा। वहां दूसरी तरफ बिल्डिंग के अंदर किसी कोने में दनियाल राजू की मां के साथ बदतमीजी करने पर उतारू हो गया था। वो बार बार उसके होंठों को हाथ लगा रहा था और जानकी बार बार अपने मुंह को उसके हाथों के सामने से हटा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसके साथ कभी इस तरह की हरकत किसी ने नहीं की थी। जानकी जितना ज्यादा परेशान हो रही थी, दनियाल को उतना मजा आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए जानकी की तरफ देखा और फिर बोला, मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा हराम की औलाद है।
फिर तुम्हारे तेवर किस बात के हैं? जानकी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहीं तुम्हारा बेटा नाजायज होने के साथ साथ डरपोक भी तो नहीं है? अभी तक उसका कोई पता नहीं? राकेश ने बड़े मजे लेते हुए पूछा। राकेश जानकी को परेशान होता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान साफ दिख रही थी। तेरे बेटे ने जो मेरे साथ किया है, अब देख ले तेरे साथ क्या हो रहा है, राकेश ने हंसते हुए जानकी से कहा। इससे पहले कि दनियाल अपनी हदें पार करता, ठीक तभी पीछे से राजू की आवाज आई। खबरदार जो मेरी मां को हाथ लगाया। राजू की आंखों में गुस्से के अंगारे धधक रहे थे। दनियाल और राकेश उसे वहां देखकर पूरी तरह से रिलैक्स थे। राजू ने जैसे ही आगे कदम रखा, दनियाल ने कहा, खबरदार सोच समझ कर कदम उठाना। तुम्हारी मां? दनियाल बोलते हुए रुक गया और राजू ने अपने कदम रोक लिए। शाबाश, समझदार लड़के हो। तभी दनियाल के दो आदमी दो मोटे बेसबॉल बैट लेकर आगे बढ़े। राकेश ने राजू की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, बता पहले कौन सी टांग तोड़ दो? तुझे मैं चॉइस दे रहा हूं। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। दनियाल ने हंसते हुए कहा, नेक काम में देरी कैसी, दाया बाया कोई सा भी तोड़ दो, शुरुआत तो कीजिए सरकार। तो फिर दाया ठीक रहेगा, राकेश ने कहा। दनियाल के आदमी ने खींचकर एक डंडा राजू के दाएं पैर के घुटने पर मारा और एक बहुत तेज आवाज आई। जानकी की चीख निकल गई, नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। उसने देखा राजू घुटने पर गिर गया था और दर्द में तड़प रहा था, लेकिन उसने अपना दर्द चेहरे पर आने नहीं दिया। वो जानकी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। राजू अपने बाएं घुटने पर ही जमीन पर बैठा रहा। अब सर तोड़ो इसका, देखो तो अंदर से क्या निकलता है, राकेश ने आगे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा। दनियाल के आदमी ने राजू के सर पर मारने के लिए जैसे ही बेसबॉल बैट उठाया, जानकी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उस आदमी ने बेसबॉल बैट मारने के लिए उठाया, वो बीच में ही रुक गया। राजू ने उस बैट का दूसरा सिरा अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया था कि वो आदमी उसे हिला भी नहीं पा रहा था। अचानक राजू के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ गई थी। उसकी आंखें बंद थी और उसने बैट पकड़ा हुआ था। राजू के हाथ की अंगूठी शायद एक्टिवेट हो चुकी थी। राजू को उसके दिमाग में मार्शल आर्ट्स की बहुत सारी टेक्निक्स दिखाई दे रही थी, जिसका इस्तेमाल वो कर सकता था। राजू ने उस बैट को जोर से खींचा और उसे दनियाल की तरफ फेंक कर मारा। दनियाल डर के मारे जानकी से पीछे हट गया और राजू बिजली की रफ्तार से दौड़कर अपनी मां के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके सामने दनियाल के आदमी खड़े हुए थे, लेकिन उसने एक के बाद एक उन्हें बहुत ही फुर्तीले तरीके से मार गिराया। ये देखकर दनियाल और राकेश के होश उड़ गए। जानकी भी राजू का ये रूप देखकर हैरान थी, लेकिन राजू अपने जुनून में अपने दिमाग में देखने वाली सारी टेक्निक्स से उन सब लोगों को ढेर कर रहा था। देखते ही देखते वहां 12 लोगों के शरीर जमीन पर पड़े हुए दिखाई पड़े। वो सब दर्द से करा रहे थे। कुछ ही देर में राजू ने वहां पर सबको धूल जटा दी थी। अपने आदमियों का यह हाल देखते ही दनियाल ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी राजू ने बेसबॉल का बैट उठाया और दनियाल की तरफ दे मारा। वो बैट दनियाल के सर पर जा लगा और दनियाल जमीन पर गिर गया। राकेश तो व्हील चेयर पर ही था, वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। राजू गुस्से में दनियाल की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। वो दनियाल का सर तोड़ देना चाहता था, क्योंकि उसने उसकी मां से बदतमीजी की थी। दनियाल को मारने के लिए जैसे ही राजू ने वो बेसबॉल बैट उठाया, दनियाल ने फौरन हाथ जोड़कर राजू से अपनी जान की भीख मांगनी शुरू कर दी। ऐसा मत करना भाई, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं चौधरी साहब का आदमी हूं। तुम भले ही अभी मुझे मार दो, लेकिन अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। चौधरी साहब का नाम सुनते ही राजू एकदम से रुक गया। राजू को पता नहीं था कि दनियाल चौधरी साहब का आदमी था। ये बात सुनकर राजू असमंजस में पड़ गया। एक तरफ उसकी माँ थी जिसके साथ दनियाल ने बदतमीजी की थी, और एक तरफ चौधरी साहब का डर। राजू सोच में पड़ गया। ठीक तभी वहां पर शिवा अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। शिवा के आते ही राजू ने वो बैट फेंक दिया और फिर शिवा से पूछा, क्या ये आप लोगों का आदमी है? शिवा ने दनियाल के पास आकर देखा। दनियाल तू, तेरी ये जुर्रत, तूने ऐसी हरकत की? ये कहकर शिवा ने दनियाल को जोर से एक लात मारी और वो जमीन पर गिर पड़ा। शिवा ने राजू से कहा, ये एक नंबर का गिरा हुआ इंसान है। चौधरी साहब के साथ अपना नाम जोड़कर हमें भी बदनाम करता रहता है। ये इतना गिरा हुआ है कि इसने एक लड़की के साथ घिनौना काम किया और दिन दहाड़े उसका वीडियो बनाया, और उस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। तब से चौधरी साहब ने इसे हमारी गैंग से निकाल दिया था। वो तो इसकी जान लेने की बात कर रहे थे, लेकिन गैंग में ज्यादा खींचातानी ना हो इसीलिए हमने इसे जाने दिया था। राजू ये सुनकर शॉक था। उसकी बोलती बंद हो गई थी। तभी शिवा की नजर राकेश की तरफ गई। राकेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी।
उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। राकेश समझ गया था कि अब उसकी खैर नहीं। शिवा उसके पास गया और उसने राकेश से कहा, और तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? क्या मिला तुम्हें ऐसी हरकत करके? अब क्या अंजाम होगा पता है तुम्हें? राकेश खामोश होकर शिवा को देख रहा था। उसने अपनी नजर घुमाई और दनियाल के सारे लोगों को यहां वहां गिरे हुए देखा। उसने राजू से पूछा, क्या इन सब लोगों को तुमने मार गिराया? इससे पहले कि राजू कुछ कहता, दनियाल ने खुद ही कहा, हाँ शिवा भाई, इस लड़के ने ही सारे आदमी को मारा है और मुझे भी बुरी तरह से मार रहा था। हमने तो इतना कुछ किया भी नहीं। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। बस राकेश ने कहा था कि मैं इसकी माँ को किडनैप कर लूं, अब बदले में वो मुझे कुछ पैसे दे देगा। दनियाल राकेश पर इल्जाम डालकर अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवा ने गुस्से में कहा, चुप हो जा, वरना मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा। राजू ने देखा कि सारे आदमी जमीन पर तड़प रहे थे। राजू जानता था कि उस अंगूठी की बनिस्बत ही उसने इतने सारे लोगों को जमीन पर ढेर किया था। शिवा राजू को देखकर हैरान था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब किया था। पता नहीं, शायद गुस्से में मैं इतना कर गया। मेरी माँ के साथ कुछ होता है तो मैं अपना आपा खो बैठता हूँ, राजू ने शिवा को समझाते हुए कहा। राजू जल्दी से अपनी माँ के पास गया। तू ठीक है ना माँ? दोनों के चेहरे पर फैली दहशत को देख रहे थे।